है दोस्तों, एक कल्चर स्टडी विथ देव में स्वागत है। तो कल हम लोग ने पढ़ रहा था, फसल पत्ती पढ़ रहे थे, तो उसी टॉपिक को हम लोग बरकरार रखेंगे। और चलिए आगे पढ़ते हैं। कल मैंने यहाँ से छोड़ा था फसल चक्र से स्टार्ट करते हैं। क्रॉप रोटेशन। किसी खेत में किसी नियमित अवधि के लिए विभिन्न फसलों को के इस उद्देश्य से फेरबदल लगाना कि भूमि की उर्वरता अक्षुण्ण रहे, उपज में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आए, उसे हम फसल चक्र कहते हैं। यानी कि फसल को किसी न किसी हम रूप में लेते हैं, उसका उद्देश्य है हमको फेरबदल, माने अभी जैसे मटर लिए तो चना ले लिए, वही वो अदल बदल करके करते रहना, चाहे उसकी भूमि अक्षुण्ण ना रहे, उसका उपज कमी ना हो, कोई महत्वपूर्ण कमी ना आए, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र चयनित फसल प्रणालियों का एक समूह है। किसी फसल चक्र में के किसी एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलें अपने एक फसल प्रणाली होती है। अतः किसी खेत के लिए फसल चक्र बनाना अत्यंत सरल विधि है। पहले खेत में विशेष के लिए जितनी संभव हो फसल प्रणालियाँ बना लेना हमें चाहिए। फिर ये तय हो कि हम आपके कितने वर्षों का फसल चक्र बनाना है। सामान्यतः एक फसल चक्र 2-4 वर्षों तक का होता है। फसल चक्र की अवधि इस बात पर सुनिश्चित की जाती है कि उक्त अवधि में किसी वर्ष पोषक एवं सिंचाई चाहने वाले फसल ज़्यादा लग गई हो, अगले वर्ष दलहनी जैसे कम पानी वाले पोषक तत्व चाहने वाली फसल अधिक लगाकर खेत की उर्वरा शक्ति को हम बनाए रखा जा सकता है। कभी कभी 3 या 4 वर्षों में भी यह उद्देश्य पूर्ति हो जाती है। यदि 3 वर्षीय फसल चक्र बनाना है तो आवश्यक होगा कि हमें उपयोगिता उत्पादन आधार क्षेत्र विशेष ध्यान हम लोग चुन लिया जाएगा। उसमें एक फसल प्रणाली प्रथम वर्ष में हम लोग लेंगे, दूसरा और तीसरा खेत में लगेगी फसल चक्र तैयार करने में। फसल चक्र का मुख्य सिद्धांत है यथासंभव अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल के बाद कम पोषक तत्व चाहने वाली फसल लगे, अधिक सिंचाई आवश्यकता वाली फसल के बाद कम सिंचाई वाली फसल लगे, नगदी या धान्य फसल के तेलहनी फसल में अधिक जुताई करने वाली फसल के बाद कम जुताई तैयार करने वाली फसलें, ताकि भूमि उर्वरा शक्ति रहे, अक्षुण्ण ना हो, मतलब कम ना हो। फसल चक्र विभिन्न स्थितियों के लिए बनाने पड़ते हैं, जैसे वर्षा सिंचित क्षेत्र फसल चक्र या सूखा प्रभावित या वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि स्थिति के लिए होता है। सिंचित क्षेत्र में निचली भूमि, ऊपरी भूमि, समस्याग्रस्त भूमि, भरपूर साधनों वाले अगस्त क्षेत्र, व्यावसायिक खेती, जीविका पालन की खेती इत्यादि। कुछ विशिष्ट स्थानों स्थितियों अनुसूचित फसल चक्र असिंचित क्षेत्र के लिए। प्रथम वर्ष में धान, चना, तीसी, जौ, मसूर प्रति। द्वितीय वर्ष ज्वार, अरहर प्रति। तृतीय वर्ष मक्का, चना, मसूर, तीसी, जौ प्रति। सिंचित क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। प्रथम वर्ष धान, गेहूं, मक्का। द्वितीय वर्ष धान, बरसीम प्रति। द्वितीय वर्ष धान, आलू, मूंग, उड़द। संसाधन संपन्न क्षेत्र के लिए देख लेते हैं। प्रथम वर्ष मक्का, तोरी, गेहूं, मूंग। द्वितीय वर्ष मक्का, आलू, मूंग, उड़द। तृतीय वर्ष धान, गेहूं, मक्का। व्यावसायिक खेती वाले क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ष मक्का, आलू, प्याज। द्वितीय वर्ष मक्का, आलू, गन्ना। तृतीय वर्ष गन्ना, मूंग, उड़द। फसल चक्र आवश्यकता अनुसार 2 या 4 वर्षों के लिए हो सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में फसल चक्र एक ही वर्ष के लिए भी हो सकता है। फसल पद्धति, क्रॉप पैटर्न। किसी क्षेत्र में विशेष में एक वर्ष में लगी क्रमिक फसलों तथा फसलों एवं
पट्टी भूमि के अंतर्गत आनुपातिक रकबा को फसल पट्टी हम कहते हैं। भूगोल की पुस्तक में जब किसी देश की परिचय दिया जाना है तब सबसे पहले उस देश की फसल पट्टी का उल्लेख होता है। उसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देश में कौन कौन सी फसलें प्रमुख उगाई जाती है, वहाँ सिंचाई के साधन कैसे हैं, ग्रामीण अवस्था में कितनी सुदृढ़ है, वहाँ की जलवायु कैसी है। यदि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसलों के साथ रकबा गेहूँ का है तो समझिए कि पहाड़ों पर शहर है जहाँ मौसम अपेक्षाकृत ठंडा होता है, टेढ़ा होता है। समुद्री तटों पर मौसम में ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा रहने के कारण दोनों प्रकार की फसलें उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। वस्तु फसल पट्टी के क्षेत्र में विशेष लगी सभी प्रणालियों को जोड़ दें। यदि किसी क्षेत्र में विशेष में गन्ना, कपास, तिलहन जैसी फसलें ज़्यादा हैं तो जहाँ चीनी उद्योग, वनस्पतिक सूखा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग संभावना है। यदि ऐसा फसलों का अधिकता है तो असिंचित क्षेत्र में ज़्यादा लगने के लिए समझा जाएगा। सिंचाई की संतोषजनक उपलब्धि नहीं है, अतः फसल पट्टी में किसी क्षेत्र के विशेष रूप को दर्शाता है। फसल की शाब्दिक अर्थ है हर प्रकार की कृषि क्रियाएं से दृष्टिकोण से कई प्रकार की कृषि कार्य फसल अंग के रूप में देखे जाते हैं जिनका फलोत्पादन महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये कृषि कार्य के निम्न प्रकार के हैं। क्रमगत फसलीकरण देख लेते हैं। क्रमगत फसलीकरण भी वस्तु फसल प्रणाली ही है जो किसी खेत में एक वर्ष में क्रमिक रूप से लगाई जाती है। क्रमगत फसलीकरण सघन खेती के सटीक उदाहरण है जिसमें एक फसल काटने के बाद खेत को तो प्रति न छोड़कर यथाशीघ्र अगली फसल के लिए आच्छादित कर देते हैं ताकि किसी वर्ष में अधिक से अधिक फसलें उगाई जा सके। भूमि का खाली नहीं देना चाहिए। तोरी गेहूँ क्रमगत फसलीकरण बेहतरीन नमूना है। मिश्रित खेती। दो या दो से अधिक फसलों में मिश्रित बीज छिटवा विधि लगाई जाने वाली फसलें जिसे लगाने के मूल उद्देश्य प्राकृतिक आपदा में कुछ कुछ उपज प्राप्त कर लेना, उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। दो से दो या अधिक मिश्रित बीज छिटकाव विधि से लगाई जाने वाली फसल को हम लोग मुख्य उद्देश्य से आपदा में कुछ न कुछ उपज प्राप्त कर लेते हैं, उसे हम लोग मिश्रित खेती कहते हैं। बाढ़, अधिक वर्षा, सूखा, कीट या बीमारी प्रकोप के कारण कुछ फसलें अपेक्षाकृत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप कभी कभी फसल सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के उद्देश्य से असिंचित क्षेत्रों में मिश्रित खेती करना शुरू किया गया है। इस तरीके की खेती के लिए कोई फसल नष्ट भी हो जाती है तो अन्य फसलों में कुछ उपज आय प्राप्त हो जाती है। इसे हम लोग मिश्रित खेती का उदाहरण कह सकते हैं। जैसे ज्वार अरहर हुआ, मक्का अरहर हुआ, चना हुआ, तीसी हुआ, जौ प्लस चना हुआ, ये सब। अब देख लेते हैं अंतर्वर्ती खेती। दो या दो से अधिक फसल एक साथ किसी खेत की पंक्ति में लगाने की इस क्रिया को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। मिश्रित खेती या के बहुआयामी फायदे अंतर्वर्ती फसल के आगमन की नींव रखी। किसी एक फसल के पौधे के बीच में खाली स्थान बेहतर उपयोग ज्यादा करा फसल के पौधे की दूसरी फसल पौधे की मदद करना, जैसे कि किसी लतर वाली फसलों
दूसरे फसल तने पकड़कर ऊपर चढ़ाना, दलहनी फसल द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अन्य प्रकार के फसलों में पौधे नाइट्रोजन उपलब्ध कराना, छाया चाहने वाली फसलों में छाया प्रदान करना, खेत में दिए जाने खाद उर्वरकों को पूर्ण रूपेण उपयोग जैसी संभावना ने असिंचित क्षेत्र में मिश्रित खेती या सिंचित क्षेत्र में लगातार अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने का द्वार खोल दिए हैं। जहाँ सिंचित खेती के लिए मिश्रित खेती भागते भूत की लंगोटी थी, वही सिंचित क्षेत्र में अंतर्वर्ती खेत में उपज की ऊपरी सीमाओं को कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। आज की तारीख है, कुछ अंतर्वर्ती फसल ने उपज आय सारी शुद्ध फसलों के पीछे छोड़ दिए हैं। ये कह रहा है कि अंतर्वर्ती फसल की नींव रख दी है। इसके अंदर कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, उसके साथ मान लीजिए कोई पौधा है जो ये छाया की उसको आवश्यकता है, तो दलहनी फसल पे चढ़ गया, उसका नाइट्रोजन भी उसको मिल रहा है। दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन भी उसको मिलबे करेगा, छाया मिलेगा, इसीलिए इसका नींव रख दिया है। अभी देख लेते हैं इसमें कुछ उदाहरण है। मक्का, मूंग, मक्का, उड़द, अरहर, मूंगफली, मक्का, आलू, गन्ना, भिंडी, मक्का, आलू अंतर्वर्ती फसल की उपज के आय की नींव ऊंचाई छू ली है। अंतर्वर्तीय फसल दोनों प्रकार के हो सकती है। पहले ये मुख्य फसल दो पंक्तियों के बीच स्वयं लिए अलग अलग स्थान लिए हुए लगाई जाती है। जैसे मक्का की दो पंक्तियाँ के बीच आलू की पंक्ति, अरहर दो पंक्तियों में बीच मूंगफली, गन्ना पंक्तियों के बीच उड़द, दो भिंडी एक पंक्ति दूसरी, और सरसों की गेहूँ, चना में प्रत्येक फसल की आवश्यकता अनुसार अलग अलग स्थान दिया गया है। यदि आवश्यकता प्रतीत नहीं हुआ तो कभी कभी अंतर्वर्तीय फसल की मुख्य फसल को दो पंक्तियों के बीच छिटकाव बुआई की जाती है। जैसे मक्का अंतर्वर्तीय फसल है। अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली की दो फसलों के बीच कई प्रकार साझेदारी संभव है। अतः अंतर्वर्तीय फसल में आपसी तालमेल के आधार पर एक ही सही उन्नत अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली का चयन किया जाना चाहिए। अंतर्वर्तीय फसलों के बीच निम्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला है प्रतिद्वंद्वात्मक, कम्पेटिव। इस प्रकार के अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली का प्रत्येक फसल दूसरी फसल से प्रतिद्वंद्वित करता है। प्रतिद्वंद्वी पोषण तत्वों, नमी, स्थान, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हो सकती है। एक पंक्ति में जौ या गेहूँ, दूसरी पंक्ति में तीसी लगाकर इस तरह की संबंध पाया जा सकता है। ये दोनों फसलें लगभग उपज देती है। ये उनकी शुद्ध फसलों से मिलता है, परंतु ये अन्य कारणों से ऐसी अंतर्वर्तीय प्रणाली अपनाई जाती है। दूसरा है सप्लीमेंट्री। इस तरह की अंतर्वर्तीय फसल किसी एक फसल की उपज तो स्थिर रहती है, परंतु दूसरी फसल की उपज उसकी शुद्ध फसल की तुलना में बढ़ जाती है। गेहूँ, चना ऐसी फसल प्रणाली है जिसमें चना उपज शुद्धता के फसल के बराबर दलहनी फसलों के साथ मिलना गेहूँ उपज हो जाता है। तीसरा है कम्प्लीमेंट्री। इस तरह की स्थिति में सबसे अच्छी होती है कि जिसमें अंतर्वर्तीय खेती दोनों फसल एक दूसरे की मदद की उनकी समान उपज बढ़ोतरी कर देती है। जैसे चारे के लिए अलग ज्वार, मेथ फसल के लिए ज्वार सहारे खूब फैलती है और पुष्पित होती है। दूसरी ओर दलहनी फसल सिंधे से ज्वार से पौधे विकास बेहतर हो सकती है। अब चौथा देख लेते हैं अवरोधक फसलें, जैसे नाम ही से बुझा रहा है। इस प्रकार की अंतर्वर्ती खेती चयनित दोनों फसलों की उपज के लिए शुद्ध फसलों में अपेक्षा कम होती है। अगर गेहूँ, साठ, मक्का, गन्ने के ज्वार खेती जाए तो इस प्रकार की संबंध देखने को मिल सकती है। उपरोक्त दृष्टिकोण से अंतर्वर्ती खेती केवल कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री वाली फसलें का चयन करना शेष है। प्रतिद्वंदी वाले फसलें हमें तभी लगाएं जब एक फसल किसी की संबंधित प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने से संभावना हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आज ये पढ़ा दिया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके लेंगे लोग।
समांतर खेती। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार।